नमस्कार। आज के इस सत्र में हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करेंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हम उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जो इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं। एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर यह प्रयोगशाला आपका कार्यक्षेत्र होगा। इसलिए यहाँ के मूलभूत सिद्धांतों, सुरक्षा से जुड़े नियमों और जरूरी उपकरणों को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम जो भी सीखेंगे वो आपके पेशेवर जीवन की नींव रखेगा, तो हर एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आज के इस लेक्चर को हमने 6 मुख्य भागों में बांटा है। हम सबसे पहले प्रयोगशाला के बुनियादी सिद्धांतों और सुरक्षा के महत्व को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित कैसे किया जाता है। इसके बाद हम स्टेरिलाइजेशन और कल्चर के लिए इस्तेमाल होने वाले खास उपकरणों पर चर्चा करेंगे और फिर प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले कांच के बर्तनों और उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया को देखेंगे। और अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण उपकरण यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बनावट, उसके संचालन और रखरखाव को विस्तार से समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले और सबसे जरूरी पहलू से शुरुआत करते हैं, प्रयोगशाला सुरक्षा। एक क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी लैब किसी सामान्य कमरे की तरह नहीं है। ये एक ऐसा नियंत्रित वातावरण है जहां हमें हर पल सावधान रहना होता है, क्योंकि यहां हम जिन सैंपल्स के साथ काम करते हैं उनमें रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इस एक वाक्य को हमेशा याद रखना है, जैविक रूप से खतरनाक क्षेत्र या बायोलॉजिकल हैजर्डस एरिया। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रयोगशाला में ऐसे रोगजनक सूक्ष्म जीव यानी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो इंसानों में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जब हम किसी मरीज के खून, पेशाब या बलगम का सैंपल जांचते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। इसीलिए हमारी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा है। अपनी सुरक्षा, अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा और प्रयोगशाला के बाहर समाज की सुरक्षा। आपकी एक छोटी सी भी लापरवाही के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, तो सवाल यह है कि प्रयोगशाला में संक्रमण फैलता कैसे है? इसके कई रास्ते हो सकते हैं। सबसे आम है सीधा संपर्क, मतलब अगर आपकी त्वचा कटी हुई है और वो किसी दूषित सतह को छू जाए। दूसरा है मुंह के जरिए, जो पहले बहुत आम था जब माउथ पेपेटिंग की जाती थी, जो अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन सबसे खतरनाक और अदृश्य रास्ता है श्वसन पथ। जब हम किसी सैंपल को मिलाते हैं या सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हवा में बहुत छोटी छोटी बूंदें बनती हैं जिन्हें एरोसोल कहते हैं। ये बूंदें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इनमें लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं और सांस के जरिए ये सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंच सकते हैं। इसीलिए सही तकनीक और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अब ये समझना भी जरूरी है कि सभी सूक्ष्म जीव एक जैसे खतरनाक नहीं होते। उन्हें उनके खतरे के स्तर के अनुसार 4 समूहों में बांटा गया है। रिस्क ग्रुप 1 में वो जीव आते हैं जिनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। रिस्क ग्रुप 2 में आम रोगजनक हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस, जिनसे संक्रमण हो सकता है लेकिन उनका इलाज मौजूद है। रिस्क ग्रुप 3 में वो खतरनाक जीव आते हैं जो गंभीर बीमारी पैदा करते हैं, जैसे टीबी का बैक्टीरिया या टाइफॉइड का बैक्टीरिया। और रिस्क ग्रुप 4 सबसे खतरनाक है। इसमें वे वायरस आते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और जो जानलेवा होते हैं। ये वर्गीकरण हमें बताता है कि किस सूक्ष्म जीव के साथ काम करने के लिए हमें किस स्तर की सुरक्षा यानी किस बायोसेफ्टी लेवल की प्रयोगशाला की जरूरत होगी। ये जो नियम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये अनिवार्य हैं। इनमें से हर नियम सुरक्षा की एक मजबूत कड़ी है। अपनी बेंच को काम से पहले और बाद में कीटाणु रहित करना, इस्तेमाल की हुई सभी चीज़ों को फेंकने से पहले ऑटोक्लेव करना, हमेशा लैब कोट और दस्ताने पहनना और सबसे ज़रूरी, काम खत्म करने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोना। और हाँ, लैब के अंदर खाना, पीना या धूम्रपान करना सख्त मना है, क्योंकि आप अनजाने में किसी रोगजनक को निगल सकते हैं। इन नियमों का पालन करना एक पेशेवर टेक्नोलॉजिस्ट की पहचान है। ठीक है, तो हमने सुरक्षा के बारे में जान लिया। अब अगला कदम है नियंत्रण। हम इन सूक्ष्म जीवों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे खत्म या नियंत्रित करते हैं? इसके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। सुनने में ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में इनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है और ये सवाल आपके वाइवा और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। स्टेरिलाइजेशन एक एब्सोल्यूट शब्द है, मतलब संपूर्ण। इसका लक्ष्य किसी भी वस्तु या सतह से जीवन के हर एक रूप को पूरी तरह से खत्म कर देना है। इसमें न सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस आते हैं, बल्कि उनके सबसे मजबूत रूप, जिन्हें बैक्टीरियल स्पोर्स कहते हैं, वो भी शामिल हैं। ये स्पोर्स बैक्टीरिया की एक तरह की सुरक्षा कवच वाली अवस्था है, जो बहुत ज्यादा गर्मी, रसायन और रेडिएशन को भी झेल सकती है। अगर कोई प्रक्रिया इन स्पोर्स को नहीं मार सकती तो उसे हम स्टरलाइजेशन नहीं कह सकते। इसीलिए ये कल्चर मीडिया और सर्जिकल उपकरणों के लिए परम मानक है।
तो अब इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर समझिए। डिसइंफेक्शन का लक्ष्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों की संख्या को एक सुरक्षित स्तर तक कम करना होता है, उन्हें पूरी तरह से खत्म करना नहीं। ये आमतौर पर बैक्टीरियल स्पोर्स पर असरदार नहीं होता। हम अपनी लैब की बेंच, फर्श या उपकरणों की सतहों को डिसइंफेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टेरलाइजेशन का मतलब है जीवन का 100% उन्मूलन। जब हमें ऐसा कल्चर मीडिया बनाना होता है जिसमें हमारे सैंपल के बैक्टीरिया के अलावा और कोई जीव ना हो, तो हम उसे स्टेरलाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट नहीं। स्टेरिलाइजेशन हासिल करने के कई तरीके हैं, जिन्हें हम 4 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है सूखी गर्मी, जैसे हॉट एयर ओवन, जिसका इस्तेमाल हम कांच के बर्तनों या ऐसे पाउडर के लिए करते हैं जो नमी से खराब हो सकते हैं। दूसरा और ज्यादा प्रभावी तरीका है नम गर्मी, जिसमें भाप का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑटोक्लेव में। तरल पदार्थ, कल्चर मीडिया और ड्रेसिंग्स के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा है फिल्ट्रेशन, जिसका इस्तेमाल उन तरल पदार्थों के लिए होता है जो गर्मी से खराब हो जाते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स या विटामिन। इसमें हम एक बहुत महीन फिल्टर से तरल को छानते हैं, जिससे बैक्टीरिया तो रुक जाते हैं लेकिन तरल निकल जाता है। और चौथा है विकिरण, जैसे यूवी लाइट, जिसका इस्तेमाल हम हवा और सतहों को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं। और जहां तक डिसइंफेक्शन की बात है, तो इसके लिए हमारे पास कई तरह के रसायन मौजूद हैं। इंजेक्शन लगाने से पहले त्वचा को साफ करने के लिए 70% अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। हमारी प्रयोगशाला की बेंच और फर्श को साफ करने के लिए हम फिनॉल युक्त यौगिकों जैसे लाइजॉल या डेटॉल का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बहुत मजबूत कामों के लिए, जैसे कि किसी उपकरण को डिसइंफेक्ट करना या किसी कमरे को फ्यूमिगेट करना, फॉर्मेलिन जैसे एल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है, जो कुछ हद तक स्पोर्ट्स पर भी असरदार होते हैं। चलिए, अब हम उन खास उपकरणों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल इन सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए किया जाता है। और इसकी शुरुआत हम माइक्रोबायोलॉजी लैब के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरण से करेंगे, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का सिद्धांत बहुत ही सरल भौतिकी पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि सामान्य दबाव पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन अगर हम दबाव बढ़ा दें तो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ऑटोक्लेव यही करता है। ये एक बड़े प्रेशर कुकर की तरह है जो अंदर दबाव बढ़ाकर पानी को 100 डिग्री से कहीं ज्यादा, आमतौर पर 121 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है। इस तापमान पर जो भाप बनती है उसे सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं। ये सूखी गर्मी से कहीं ज्यादा घातक होती है, क्योंकि जब ये भाप किसी ठंडी सतह से टकराकर पानी में बदलती है तो ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा छोड़ती है, जिसे लेटेंट हीट कहते हैं। ये ऊष्मा बैक्टीरिया के प्रोटीन को तुरंत जमा देती है और उसे मार देती है। इन 2 नंबरों को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, 121 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव। आमतौर पर इस तापमान और दबाव पर हम वस्तुओं को 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं। ये वो मानक स्थिति है जो सबसे जिद्दी बैक्टीरियल स्पोर्स को भी खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ये आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटोक्लेव को चलाना एक बहुत ही सटीक प्रक्रिया है और इसमें एक भी कदम गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी कदम है स्टेप नंबर 4। जब हम ऑटोक्लेव चालू करते हैं तो पहले से अंदर मौजूद ठंडी हवा को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब एयर आउटलेट वाल्व से भाप की एक तेज और लगातार धार निकलने लगे, इसका मतलब है कि अंदर की सारी हवा निकल चुकी है और अब पूरा चेंबर सिर्फ गर्म भाप से भरा है। अगर हवा के पॉकेट्स अंदर रह गए तो उस जगह का तापमान कभी भी 121 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा और वहां स्टेरिलाइजेशन अधूरा रह जाएगा। ये ऑटोक्लेव फेलियर का सबसे आम कारण। अब कुछ ऐसे कल्चर मीडिया होते हैं जिनमें अंडा या सीरम होता है, जिन्हें हम ऑटोक्लेव के उच्च तापमान पर स्टेरिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो जम जाएंगे। उनके लिए हम इस खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंस्पिसेशन या टिंडलाइजेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही चतुर प्रक्रिया है। पहले दिन हम मीडिया को 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे सारे सक्रिय बैक्टीरिया मर जाते हैं लेकिन स्पोर्स बच जाते हैं। फिर हम इसे रात भर के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान बचे हुए स्पोर्स अंकुरित होकर सक्रिय बैक्टीरिया बन जाते हैं। दूसरे दिन हम फिर से इसे गर्म करते हैं और ये नए बने बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तीसरे दिन की गर्मी ये सुनिश्चित करती है कि अगर कोई स्पोर बचा हो तो वो भी खत्म हो जाए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए सामान्य हवा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इन बैक्टीरिया को कैप्नोफाइल्स कहते हैं। इनके लिए हम एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, कैंडल जार।
हम अपनी कल्चर प्लेट्स को एक बड़े से एयरटाइट जार में रखते हैं। अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। मोमबत्ती जलने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है और जार के अंदर लगभग 3 से 5% CO2 का वातावरण बन जाता है, जो इन खास बैक्टीरिया को उगाने के लिए एकदम सही होता है। अब हम बात करते हैं अपने औजारों की, यानी प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले कांच के बर्तनों की। ये कोई आम कांच के बर्तन नहीं हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हर काम के लिए एक खास तरह का बर्तन होता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये बर्तन इस्तेमाल से पहले बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर बर्तन ठीक से साफ नहीं है तो उसमें मौजूद रसायन या गंदगी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकती है और आपका पूरा प्रयोग खराब हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर बर्तन का एक खास काम है। पेट्री डिश का इस्तेमाल हम ठोस मीडिया पर बैक्टीरिया की कॉलोनी उगाने के लिए करते हैं। अगर हमें बहुत बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया उगाना हो तो हम रॉक्स बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए छोटी बिजो बोतलें होती हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, डरम ट्यूब। ये एक बहुत छोटी उल्टी टेस्ट ट्यूब होती है जिसे हम लिक्विड कल्चर मीडिया वाली बड़ी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। अगर बैक्टीरिया उस मीडिया में मौजूद चीनी को फर्मेंट करके गैस बनाता है तो वो गैस इस छोटी ट्यूब में एक बुलबुले के रूप में इकट्ठा हो जाती है, जिससे हमें गैस उत्पादन का पता चल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि नई स्लाइडों को साफ करने की क्या जरूरत है, पर सच तो यह है कि नई स्लाइड पर भी ग्रीस या क्षार की एक पतली परत हो सकती है जो बनाने की प्रक्रिया के दौरान लग जाती है। ये परत बैक्टीरिया को स्लाइड पर ठीक से चिपकने से रोक सकती है या स्टेनिंग में समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए इस्तेमाल करने से पहले उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से साफ करना बहुत जरूरी है ताकि हमें सही परिणाम मिले। माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होने वाले इमर्जन ऑयल को साफ करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत चिपचिपा होता है। सबसे पहले सूखे कपड़े से जितना हो सके तेल पोंछ लें। उसके बाद उसे डिटर्जेंट के घोल में भिगोना पड़ता है ताकि तेल निकल जाए। अगर तेल का जरा सा भी अंश रह गया तो अगली बार जब आप उस स्लाइड पर कोई सैंपल फैलाएंगे तो वो ठीक से नहीं फैलेगा और आपकी स्टेनिंग खराब हो जाएगी। कई बार तेल को पूरी तरह हटाने के लिए ज़ाइलिन जैसे सॉल्वेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम आते हैं उस उपकरण पर जो माइक्रोबायोलॉजी की पहचान है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वो जादुई खिड़की है जो हमें उस अदृश्य दुनिया में झांकने का मौका देती है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए इस उपकरण में महारत हासिल करना सबसे जरूरी कौशलों में से एक माइक्रोस्कोप को समझने के लिए हम उसे उसके 4 मुख्य सिस्टम्स में बांट सकते हैं। पहला है सपोर्टिंग सिस्टम, जो माइक्रोस्कोप का ढांचा है, जैसे उसका बेस और आर्म। दूसरा है मैग्निफिकेशन सिस्टम, जिसका काम छवि को बड़ा करना है। इसमें 2 तरह के लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जो सैंपल के पास होता है और आईपीस जिससे हम देखते हैं। तीसरा है इल्यूमिनेशन सिस्टम जो सैंपल पर रोशनी डालता है। और चौथा है एडजस्टमेंट सिस्टम, यानी फोकस करने वाले नॉब्स जिनकी मदद से हम छवि को साफ करते हैं। ये चारों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन पावर बढ़ती है उसका न्यूमेरिकल अपर्चर भी बढ़ता है, लेकिन उसकी वर्किंग डिस्टेंस कम होती जाती है। वर्किंग डिस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस और स्लाइड की बीच की दूरी। आप देख सकते हैं कि 10x ऑब्जेक्टिव की वर्किंग डिस्टेंस 5 से 6 मिलीमीटर है, जबकि 100x ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव की वर्किंग डिस्टेंस सिर्फ 0.15 मिलीमीटर है, यानी वो स्लाइड को लगभग छू रहा होता है। यही वजह है कि 100x पर फोकस करते समय बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। सिर्फ छवि को बड़ा करना ही काफी नहीं है, हमें छवि में स्पष्टता भी चाहिए, यानी रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है माइक्रोस्कोप की वो क्षमता जिससे वो 2 बहुत पास रखी चीजों को अलग अलग दिखा सके। अगर रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है तो 2 बैक्टीरिया एक धुंधले धब्बे की तरह दिखेंगे, और रेजोल्यूशन सीधे तौर पर न्यूमेरिकल अपर्चर या Na पर निर्भर करता है। Na जितना ज्यादा होगा, लेंस उतनी ही ज्यादा रोशनी इकट्ठा कर पाएगा और उसकी रिजॉल्विंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये फॉर्मूला देखने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। LR का मतलब है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी वो सबसे छोटी दूरी जिस पर 2 चीजों को अलग अलग देखा जा सकता है। इस फॉर्मूले से साफ है कि LR को कम करने के लिए, यानी बेहतर रेजोल्यूशन पाने के लिए, हमें या तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य W को कम करना होगा या फिर न्यूमेरिकल अपर्चर Na को बढ़ाना होगा। यही कारण है कि हम ऑयल इमर्शन लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि तेल का अपवर्तनांक हवा से ज्यादा होता है जो Na को बढ़ाता है और हमें बेहतरीन रेजोल्यूशन देता है। सामान्य कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा भी कई तरह की माइक्रोस्कोपी होती है,
डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल हम सिफिलिस के बैक्टीरिया जैसे पतले जीवित जीवों को देखने के लिए करते हैं जिन्हें स्टेन नहीं किया जा सकता। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हमें जीवित कोशिकाओं के अंदर की संरचनाओं को देखने में मदद करती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो इतनी शक्तिशाली है कि हम उससे वायरस को भी देख सकते हैं, जो प्रकाश माइक्रोस्कोप से देखना असंभव है। ये सभी तकनीकें खास नैदानिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। तो अब जब हम माइक्रोस्कोप के सिद्धांत को समझ गए हैं, तो अब बात करते हैं इसके व्यवहारिक उपयोग की। एक माइक्रोस्कोप को सही ढंग से सेट करना, उस पर फोकस करना और उसका ध्यान रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। एक साफ और सही ढंग से समायोजित माइक्रोस्कोप ही आपको सटीक परिणाम दे सकता है। माइक्रोस्कोप का उपयोग करने से पहले उसे ठीक से सेट करना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इल्यूमिनेशन सिस्टम को सेट करना, जिसे क्यूलर इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कंडेंसर को सही ऊंचाई पर रखना, उसे केंद्र में लाना और आइरिस डायाफ्राम को ऑब्जेक्टिव के अनुसार समायोजित करना। जब रोशनी का मार्ग बिल्कुल सही होता है, तभी आपको सबसे साफ, सबसे तेज और समान रूप से प्रकाशित छवि मिलती है। इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से समझिए। 100x ऑब्जेक्टिव के साथ फोकस करते समय एक नियम हमेशा याद रखें, मोटे समायोजन नॉब यानी कोर्स एडजस्टमेंट नॉब का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। पहले लो पावर पर फोकस करें, फिर हाई पावर पर और उसके बाद ही ऑयल इमर्शन पर जाएं। स्लाइड पर तेल की एक बूंद डालें और ऑब्जेक्टिव को धीरे धीरे तेल में डुबोएं। अब सिर्फ और सिर्फ महीन समायोजन नॉब यानी फाइन एडजस्टमेंट नॉब का उपयोग करके ही फोकस करें। अगर आपने मोटे नॉब का इस्तेमाल किया तो आप निश्चित रूप से स्लाइड तोड़ देंगे। माइक्रोस्कोप एक बहुत ही नाजुक और महंगा उपकरण है। इसकी सही देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे जरूरी नियम है कि काम खत्म होने के तुरंत बाद 100x ऑब्जेक्टिव से इमर्शन ऑयल को साफ कर दें। अगर तेल सूख गया तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लेंस की कोटिंग को खराब कर सकता है। लेंस को कभी भी उंगलियों से ना छुएं, क्योंकि हमारी उंगलियों का तेल भी लेंस पर निशान छोड़ सकता है। और जब माइक्रोस्कोप इस्तेमाल में ना हो तो उसे हमेशा ढक कर रखें। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे मजबूत करने के लिए ये व्यवहारिक प्रयोग बहुत जरूरी हैं। जब आप खुद अपने हाथों से माइक्रोस्कोप पर फोकस करेंगे और ऑटोक्लेव को चलाएंगे, तभी आप इन अवधारणाओं को सही मायने में समझ पाएंगे। थ्योरी जानना एक बात है, लेकिन एक कुशल टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए व्यावहारिक अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो अंत में इस सवाल पर विचार कीजिए, जब तक हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, तब तक हम नहीं जानते थे कि बीमारियां सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। माइक्रोस्कोप ने हमें एक पूरी नई दुनिया दिखाई और चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। आज हम न केवल बैक्टीरिया देख सकते हैं, बल्कि वायरस और कोशिकाओं के अंदर की संरचनाओं को भी देख सकते हैं। एक टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में आप हर दिन उस अदृश्य दुनिया को दृश्यमान बनाकर इस अविश्वसनीय विरासत को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस सत्र के लिए इतना ही। धन्यवाद।